अनिका उन्हें देखते ही खुश हो जाती है और सबसे पहले अंजलि के गले लगती है और उसके बाद किचन को नमस्ते कहकर श्वेता को गले से लगा लेती है और कहती है, बड़ी ही प्यारी लग रही हो। तभी श्वेता कहती है, आप भी साड़ी में ब्यूटीफुल लग रही हैं। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि आप साड़ी पहनेंगी, पर आप इसमें भी बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। कृष के भी हालचाल ले लेने के बाद अनिका उन सभी को लेकर अंदर की ओर चली जाती है। चलते हुए अंजलि अनिका से कहती है, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, लेकिन अभी नहीं। इस फंक्शन के बाद तुम्हें मुझे अपने कीमती 10 मिनट देने होंगे। अनिका मुस्कुराकर अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। मल्होत्रा परिवार को अंदर ले जाने के बाद अनिका और रोहित के सामने ओमकार के माता पिता शकुंतला और श्रवण गुलेरिया मौजूद थे। वह बड़े ही प्यार से दोनों को नमस्ते कहती हैं और रोहित श्रवण से हाथ मिलाकर बड़े ही आदर भाव से उन्हें अंदर आने के लिए कह देता है। शकुंतला अनिका से पूछती है, दोनों बच्चे कहाँ हैं? अनिका जवाब देती है, वह अभी तैयार हो रहे हैं, कुछ ही देर में आ जाएंगे। श्रवण और शकुंतला अपने साथ लाए हुए उपहारों के साथ अंदर की तरफ चल जाते हैं और अनिका व रोहित दोनों अन्य मेहमानों को अटेंड करने में लग जाते हैं। कुछ ही देर में भूमिका प्रीति को लेकर हॉल में पहुंच जाती है। वहां पहुंचते ही प्रीति की निगाहें सबसे पहले मुक्ता को ढूंढती हैं। मुक्ता के मिलते ही प्रीति भूमिका से कहती है, मुक्ता वहां है। भूमिका और प्रीति मुक्ता के पास पहुंच जाती है। प्रीति मुक्ता के गले लगकर उसे हैप्पी बर्थडे डियर कहती है, फिर पीछे हटते हुए उसे देखती है और कहती है, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। मुक्ता कहती है, सेम टू यू, आप भी कुछ कम नहीं लग रही, बहुत ही प्यारी लग रही हैं। लगता है बिजली गिराने का इरादा है। किसी के दिल पर प्रीति पलटकर जवाब देती है, हाँ हाँ, मुझे मालूम है कि तुम सनी पर बिजलियां गिराने के इरादे से हो। इसके बाद वह दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगती हैं। फिर भूमिका मुक्ता से मिलते हुए कहती है, बर्थडे गर्ल, बहुत ही प्यारी लग रही हो, गॉड ब्लेस यू। ऐसा कहकर वह उसके गाल से गाल टच करते हुए उसे हवा में किस देती है। तभी अनिका उन तीनों के पास आ जाती है और प्रीति के चेहरे को हल्का हाथ से छूते हुए कहती है, तुम बिल्कुल रिया की बारबी डोल जैसी लग रही हो, मे गॉड ब्लेस यू। प्रीति झट से भूमिका की तरफ देखकर कहती है, देखा, मैंने पहले ही कहा था मुझे यह गाउन मत पहनाओ। जब खुद अनिका दी भूल गई कि बर्थडे मेरा नहीं मुक्ता का है, तो फिर बाकी सबका क्या होगा। प्रीति की बात सुनकर भूमिका, अनिका और मुक्ता तीनों हंसने लगते हैं, क्योंकि तीनों ही जानते थे कि अनिका ने प्रीति को ब्लेसिंग क्यों दी है। फिर प्रीति आगे कहती है, अनिका दी, आप कयामत लग रही हैं। अब भूमिका प्रीति को फिर से छेड़ते हुए कहती है, अच्छा, और मैं क्या लग रही हूं? प्रीति के चेहरे से रंग उड़ जाता है और एक बार फिर से भूमिका और अनिका हंसने लगते हैं। तभी वहां आयशा पहुंच जाती है और कहती है, बस भी करो, कितना सताओगी। उसके बाद वह प्रीति को ब्लेसिंग देती है, प्यार से उसके सिर को छूती है और कहती है, बेहद खूबसूरत लग रही हो, किसी की नजर ना लगे। ईश्वर तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दे। अब प्रीति की हैरानी और भी बढ़ जाती है और वह एक बार फिर से भूमिका की ओर देखने लगती है। भूमिका एक बार फिर से मुस्कुरा देती है। ठीक इसी वक्त कौटिल्य सनी और ओमकार को लेकर हॉल में पहुंच जाता है। जैसे ही भूमिका उन्हें आते हुए देखती है, वह दोनों लड़कियों को छेड़ते हुए कहती हैं, चलो, अब तुम दोनों का इंतजार खत्म हुआ। वह देखो, सामने से तुम्हारे दिल चले आ रहे हैं। मुक्ता मुस्कुराते हुए उस ओर देखती है। सनी ने वही अटायर पहना हुआ था जो मुक्ता ने खुद डिजाइन किया था। मुक्ता को सनी का मुक्ता की इच्छा को पूरा करना बेहद अच्छा लगता है। उसके चेहरे की मुस्कान और भी बड़ी हो जाती है, जहां मुक्ता के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी, वहीं प्रीति के चेहरे पर उतनी ही ज्यादा हैरानी दिखाई दे रही थी। ओमकार ने वही सूट पहना था जो प्रीति ने भूमिका के कहने पर भूमिका के फ्रेंड के फियंसे के लिए खुद अच्छी तरह सोच विचार कर फाइनल किया था। यह भी एक डिजाइनर पीस था, जिसका कलर और स्टाइल प्रीति के ड्रेस से मैच करता था। चाहे जो भी था, दोनों ही जोड़े अपने अपने पार्टनर की आंखों में खो गए थे। अगर मुक्ता और प्रीति परी जैसी लग रही थी, तो सनी और ओमकार भी राजकुमारों जैसे दिखाई दे रहे थे। हर किसी की निगाहें इन्हीं चारों पर टिकी हुई थीं। कुछ पलों तक यूं ही एक दूसरे की तरफ देखते रहने के बाद ओमकार को अपनी जगह का भान होता है और वह सनी को छेड़ते हुए कहता है, तुम्हारी प्रिंसेस तुम्हारी आंखों के सामने है, जाओ और गले लगाकर उसे बर्थडे विश करो,
तभी सनी ओमकार से कहता है, और तुम्हारी बार्बी डोल भी आंखों के सामने ही है, जाओ और जाकर उसे मना लो। क्या पता इस वक्त माहौल की ही तरह मूड भी बेहद अच्छा हो। इधर अनिका रोहित के पास पहुंच जाती है। आज एंगेजमेंट के बाद मुक्ता का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाना था, इसीलिए बहुत ज्यादा देर करना ठीक नहीं था। अनिका जैसे ही रोहित को बताती है कि सभी हॉल में आ चुके हैं, रोहित अपने हाथ में अनिका का हाथ लेते हुए उसी ओर चल पड़ता है। साथ ही चिराग को इशारा देता है ताकि वह प्रोग्राम को शुरू करने के इंस्ट्रक्शन दे सके। कुछ ही पलों में वह दोनों एंगेजमेंट कपल्स के सामने आ पहुंचते हैं। इससे पहले कि ओमकार या सनी प्रीति या मुक्ता से कोई बात कर पाते, तभी अचानक से हॉल की लाइट्स बंद हो जाती है और फिर कुछ ही सेकंड के बाद उन चारों पर फोकस लाइट पड़ती है। तभी पीछे से अनाउंसमेंट सुनाई देती है, लेडीज एंड जेंटलमैन, बिग हैंड फॉर ओवर एंगेजमेंट कपल्स। चारों तरफ से तालियों की आवाज सुनाई देती है। इस घोषणा को सुनकर इधर प्रीति और ओमकार इसलिए हैरान थे क्योंकि आज मुक्ता का बर्थडे सेलिब्रेट किया जाना था। तो यह एंगेजमेंट की बात कहाँ से आ गई? और अगर एंगेजमेंट सनी और मुक्ता की होनी है तो उनको लाइट से फोकस क्यों किया जा रहा है? वहीं सनी इसलिए हैरान था कि बर्थडे के बीच में अचानक से एंगेजमेंट का जिक्र कहाँ से आ गया, और किसकी एंगेजमेंट वहीं मुक्ता। ये पहले से जानती थी कि ओमकार और प्रीति के लिए ही ये सरप्राइज फंक्शन है, लेकिन यदि उन दोनों की आज एंगेजमेंट है तो फिर वह और सनी फोकस लाइट में क्यों है? फिर अचानक से धीरे धीरे करके सभी लाइट जलना शुरू हो जाती हैं और कुछ ही देर में पूरा हॉल जगमगाने लगता है। उन चारों के चेहरे की हैरानी देखकर भूमिका मुस्कुराकर कहती है, सरप्राइज किसी एक के लिए नहीं, तुम चारों के लिए है। आज तुम चारों की एंगेजमेंट होने वाली है और उसके बाद हम मुक्ता का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। अनिका आगे बढ़कर प्रीति को गले लगाकर उसे कांग्रेचुलेशन कहती है। मुक्ता काफी सरप्राइज थी, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान बनी हुई थी, जबकि बाकी तीनों के चेहरे के रंग बदल गए थे। ओमकार इस खुशी को पचा नहीं पा रहा था, इसीलिए वह समझ ही नहीं पा रहा था कि किस तरह से रिएक्ट करें। वहीं प्रीति और सनी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। प्रीति एकदम धीरे से अनिका का हाथ पकड़ती है और उतनी ही धीरे से कहती है, मैं यह सगाई नहीं कर सकती। ऐसा कहकर वह वहां से मुड़ती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। अब तक रोहित भी अपने 2 कदम आगे बढ़ाकर दोनों यंग बॉय के पास आ चुका था। तभी सनी रोहित की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर बच्चों जैसी नाराजगी लाते हुए एकदम धीरे से रोहित की ओर देखते हुए कहता है, मुझे भी नहीं करनी है यह सगाई। ऐसा कहकर वह भी वहां से रवाना हो जाता है। उन दोनों के इस रिएक्शन को देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हालांकि यह बातचीत आगे खड़े हुए घर वालों ने भी सुनी थी, लेकिन उनके चेहरों को देखकर बाकी सभी यह अनुमान आसानी से लगा सकते थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। सनी रोहित की तरफ देखता है और अपने चेहरे पर बच्चों जैसी नाराजगी लाते हुए एकदम धीरे से रोहित की ओर देखते हुए कहता है, मुझे भी नहीं करनी है यह सगाई। ऐसा कहकर वह भी वहां से रवाना हो जाता है। उन दोनों के इस रिएक्शन को देखकर पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। हालांकि यह बातचीत आगे खड़े हुए घर वालों ने नहीं सुनी थी, लेकिन उनके चेहरे को देखकर बाकी सभी यह अनुमान आसानी से लगा सकते थे कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। अब आगे अभी अभी जो घटना मारवा हाउस के हॉल में चल रहे फंक्शन में घटी थी, उसके चलते सभी घर वालों के चेहरों के रंग उड़ गए थे, जिसमें से सबसे ज्यादा फीका रंग परासर परिवार का दिखाई दे रहा था। पूरा पारासर परिवार जानता था कि आज मुक्ता के बर्थडे सेलिब्रेशन के साथ साथ उसकी एंगेजमेंट पार्टी भी है। सिर्फ मुक्ता ही ऐसी थी जो इस बात से अनजान थी। पूरा पारासर परिवार ये बात अच्छी तरह से जानता था कि मारवा परिवार ओमकार और प्रीति की सगाई के साथ साथ वहीं पर सनी और मुक्ता की भी सगाई करना चाहता है। वह चाहता है कि जिस तरह मुक्ता के बर्थडे पर उसकी सगाई आदित्य परासर ने प्लान की थी, बिल्कुल उसी तरह मुक्ता के बर्थडे पर उसकी सगाई हो, जिसके साथ ही दोनों परिवार इस रिश्तेदारी में आगे की ओर बढ़ सकें। यह मुक्ता के जन्मदिन का सबसे बड़ा उपहार होने वाला था। इस वक्त सबसे ज्यादा एम्ब्रेसमेंट आदित्य पराशर को महसूस हो रही थी। उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सनी इस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि सनी की जिस तरह की प्रतिक्रिया रिश्ता पक्का करने वाले दिन देखी गई थी, उससे यह बात स्पष्ट थी कि वह मुक्ता को पहले से ही पसंद करता है और इस रिश्ते से पूरी तरह खुश है। इस वक्त आदित्य की स्थिति ऐसी थी कि कांटो तो खून नहीं, एक पल के लिए उसे ऐसा लगा
जैसे वह पीछे की ओर खींचा चला जा रहा है और धरती घूम रही है। वह खुद को संभाल नहीं पाएगा और गिर जाएगा। लेकिन तभी सुनील भारद्वाज उसके बिल्कुल नजदीक आकर खड़ा हो जाता है और आदित्य का हाथ थामते हुए कहता है, क्या आप ठीक हैं? आदित्य लोगों के सामने किसी भी तरह का तमाशा खड़ा नहीं करना चाहता था। वह बेहद ही समझदार आदमी था और पक्का बिजनेसमैन भी। वह अच्छी तरह जानता था कि इन सब चीजों का न सिर्फ उसकी पारिवारिक स्थिति पर बल्कि बिजनेस पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वह खुद को संभाल लेता है। वह सुनील का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहता है, हाँ मैं ठीक हूं। तभी मुक्ता के भाई भी आदित्य के सपोर्ट के लिए चारों तरफ आकर खड़े हो जाते हैं। इधर ओमकार को अपनी जगह पर खड़े खड़े अब तक पूरी स्थिति समझ में आ चुकी थी। उसे अपनी ओर देखती हुई सभी आंखें बहुत ही अजीब लग रही थीं। वह अंदर ही अंदर अजीब सी बेइज्जती महसूस कर रहा था और उससे भी कहीं ज्यादा प्रीति के लिए तकलीफ महसूस कर रहा था। ना जाने उस पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। साथ ही उसे खुद की हालत पर तरस भी आ रहा था। उसे मन तो सभी मेहमानों के सामने इस तरह से सगाई करने के इनकार करने का क्या कारण हो सकता है। इसके साथ ही बड़ा सवाल यह था कि इस तरह के इनकार का क्या अर्थ समझा जाए। ओमकार के भी वहां से चले जाने के बाद अब सिर्फ मुक्ता ही वहां खड़ी रह गई थी। मुक्ता की जिंदगी में यह पहली स्थिति नहीं थी जो एकदम विपरीत थी। न जाने मुक्ता ने अपनी जिंदगी में ऐसी कितनी परिस्थितियों को हंसते हंसते अपने सामने से गुजरते देखा था और हर विपरीत परिस्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए भरसक प्रयास भी किए थे। अधिकतर उसके प्रयासों का परिणाम सकारात्मक होता था, लेकिन नकारात्मक परिस्थितियों का भी उसने खुशी के साथ सम्मान किया था और उन्हें स्वीकार भी किया था। आज फिर एक बार ऐसी ही स्थिति उसके सामने थी। अब देखना यह था कि इस स्थिति में वह अपने लिए क्या करने वाली थी, क्योंकि बात सिर्फ मुक्ता की खुशी की नहीं बल्कि उसके परिवार के सम्मान की भी थी। इसके अलावा यह बात उस व्यक्ति के मन की भी थी जिसे वह चाहने लगी थी। आखिर ऐसा क्या हो सकता है कि सनी ने इस रिश्ते से सबके सामने इनकार कर दिया, जबकि कुछ घंटे पहले तक भी जब सनी से उसकी बात हुई थी तो सनी बेहद ही खुश था और मुक्ता के मारवा हाउस आने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यहाँ तक कि मुक्ता का मन रखने के लिए उसने वही कपड़े पहने थे जो मुक्ता चाहती थी। मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार के सभी सदस्य बार बार एक दूसरे के चेहरों को देख रहे थे, लेकिन अपने मुंह से कोई भी एक शब्द बात नहीं कर रहा था। इस वक्त उनका एक शब्द भी कहना काफी बड़ी समस्या खड़ी कर सकता था। लेकिन अब सवाल यह था कि इस स्थिति में वह अपने चेहरों के उड़ते हुए रंगों का क्या करें। इस स्थिति को किस तरह से संभाला जाए, क्योंकि शहर में ही नहीं देश विदेश में भी दोनों परिवार का नाम इज्जत से लिया जाता था। दूर दूर तक के लोग आज इस फंक्शन में शामिल होने के लिए आए थे। एक जरा सी भूल मीडिया के लिए बड़ा मसाला बन सकती थी। अभी कुछ ही देर पहले तक पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। धीरे धीरे यह छंद सन्नाटा खुसफुसाहट में बदलने लगता है और उसके कुछ देर बाद अच्छा खासा शोर सुनाई देने लगता है। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। दबी आवाज में सब एक ही बात कर रहे थे कि ऐसा क्या हो सकता है कि जिनकी सगाई का प्रोग्राम रखा गया है वह लोगों के बीच से पलट कर चले गए और पूरा परिवार सिर्फ देखता ही रह गया। किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की और ना ही उनके जाने पर अभी तक किसी तरह की कोई टिप्पणी की गई है। इस बात को दोनों ही परिवार अच्छी तरह से जानते थे कि इस तरह अपनी जगह पर जमे खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। इस समस्या का कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, लेकिन बिना अनीका और रोहित की इजाजत के कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता था। अब सभी की निगाहें उन्हीं दोनों पर टिकी हुई थीं। तभी भूमिका उस ओर आगे बढ़ती है जिस ओर प्रीति गई थी। ठीक इसी वक्त अनिका उसके कंधे पर हाथ रखती है। भूमिका अनिका की तरफ देखती है। अनिका अपनी गर्दन हिलाकर आंखों से इशारा करती है, जिसका मतलब था कि तुम रुको, मैं देखती हूँ। भूमिका अपनी गर्दन हिलाकर हामी भरती है। ठीक है। फिर अनिका रोहित की तरफ देखती है। रोहित हल्की सी गर्दन हिलाकर इशारा करता है, जिसका अर्थ था कि वह सनी के पास जा रहा है। अनिका अपनी राह पर आगे बढ़ जाती है। रोहित सनी से जानना चाहता था कि इस तरह से इनकार का क्या कारण है। वह जैसे ही एक कदम बढ़ाता है तभी मुक्ता आगे आ जाती है और कहती है, भैया क्या मैं बात करूं? प्लीज। रोहित एक पल के लिए खामोश रहता है, फिर कुछ सोचकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है।
रोहित अच्छी तरह जानता था कि आगे आने वाली जिंदगी में मुक्ता और सनी का साथ साथ रहना है। अगर मुक्ता समस्या का खुद ही समाधान निकालना चाहती है तो उसे मौका देना ज्यादा अच्छा होगा। और फिर रोहित तो वहां था ही। इसके अलावा यह भी हो सकता था कि सनी के इनकार की वजह मुक्ता और सनी के बीच का कोई मुद्दा हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए रोहित मुक्ता को इजाजत दे देता है। जैसे ही मुक्ता 2 कदम आगे बढ़ती है, आदित्य मुक्ता के सामने आ जाता है और आंखों ही आंखों में उससे सवाल करता है, आप यह क्या करने जा रही हैं? मुक्ता, क्या आपको विश्वास है कि आप यह कर पाएंगी? मुक्ता आदित्य का हाथ पकड़ती है और उस पर अपना दूसरा हाथ रखती है। फिर आदित्य की आंखों में देखते हुए पूरे विश्वास के साथ हल्के से अपनी गर्दन हिलाती है, जिसका अर्थ था, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम पर भरोसा रखिए, हम सब ठीक कर देंगे। मुक्ता पर पूरा ही पारासर परिवार आंखें बंद करके विश्वास करता था। आदित्य भी उसका अपवाद नहीं करता था। आदित्य हल्के से गर्दन हिलाकर मुक्ता को जाने की अनुमति दे देता है और एक तरफ हट जाता है। मुक्ता अपना गाउन पकड़कर धीरे धीरे चलते हुए सनी के कमरे की ओर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ चली जाती है। चिराग मेहता के इशारे पर यह अनाउंसमेंट कर दी गई थी कि अभी सगाई में कुछ वक्त और लगेगा, तब तक आप सभी पार्टी को एंजॉय करें। इन सभी परिस्थितियों के दौरान मुक्ता के चेहरे से उसकी मुस्कुराहट ने एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ा था। केवल मुक्ता का चेहरा ही वह चेहरा था जिसे देखकर लोगों को यह भ्रम हो रहा था कि जरूर कोई सामान्य सी बात है जिसकी वजह से सगाई में देरी हो रही है। कुछ लोग तो आपस में यहाँ तक कह रहे थे कि जरूर बच्चों ने किसी तरह की जिद पकड़ी होगी जो आज अभी मारवा परिवार और गुलेरिया परिवार को पूरी करनी है। बच्चे तो ऐसी जिद करते ही रहते हैं। ऐसे ही मौके होते हैं जब घर वालों से उन्हें पूरा करवाया जाता है। अभी थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा कि आखिर बात क्या है। जब इस तरह की बातें फैलने लगती हैं तो सभी लोग सामान्य होकर पार्टी को एंजॉय करने लगते हैं। प्रीति का कमरा। प्रीति अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वह किसी सपने में है, एक ऐसे बुरे सपने में जो नींद खुलने के साथ खत्म हो जाएगा। उसके दिमाग ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिन पलों में वह इस वक्त है वह उसकी हकीकत है। दरवाजा बंद करते ही वह उसी से टिक कर खड़ी हो जाती है। उसे लगता है कि जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत महसूस हो रही थी, उसे हर एक सांस लेने के लिए काफी प्रयास करना पड़ रहा था। फिर उसे समझ आता है कि उसकी सांस फूल रही है। कुछ पल इसी तरह खड़े रहने के बाद उसे एहसास होता है कि अभी अभी जो कुछ भी घटा वह रात को देखा गया बुरा ख्वाब नहीं है, बल्कि उसकी जिंदगी के दिन की हकीकत है जिसे वह झुठलाकर अपने कमरे में चली आई है। वह अपनी जिंदगी की उस ख्वाहिश को ठोकर मार कर आई है जिसके सपने उसने पिछले कई साल से सजोए थे। वह दरवाजे से हटकर दूर होती है और अंदर की तरफ बढ़ना शुरू करती है। उसके पैर उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह किसी तरह बिस्तर तक पहुंच जाती है, लेकिन अब उसका शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है और उसके पैर खुद ब खुद मुड़ जाते हैं और वह वहीं फर्श पर लगभग गिरने की स्थिति में बैठ जाती है। उसका एक हाथ बिस्तर पर था और सिर अपने हाथ पर। अचानक ही उसकी आंखों से गंगा जमुना का सैलाब बहने लगता है। कुछ ही पलों बाद यह धीरे धीरे बहते हुए आंसू उसके फूट फूट कर रोने में बदल जाते हैं। अपना एक हाथ अपने माथे पर रखते हुए प्रीति खुद से ही कहती है, जिस इंसान की खुशियों की वजह बनना चाहती हूं, उसी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी तकलीफ देकर लौट आई हूं। क्या यह सब मेरे साथ ही होना बाकी रह गया था? इस वक्त प्रीति को अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि अपने ही हाथों से अपने ही चेहरे पर थप्पड़ लगाए अपने बालों को नोच ले। खुद को जितना तकलीफ दे सके दे। वह अपने मनोभावों पर नियंत्रण पाने के लिए अपने हाथ की दोनों मुट्ठियों को कसकर भी लेती है और चेहरे को छत की तरफ ऊंचा कर देती है। उसकी सिसकियां अभी भी जारी थीं। आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। तभी उसे अपने दरवाजे पर खटखटाने की आवाज महसूस होती है। प्रीति सचेत हो जाती है। इस वक्त दरवाजे पर अनिका थी। जब प्रीति को दोबारा से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है तो वह बिस्तर का सहारा लेकर किसी तरह से खड़ी होती है और अपने चेहरे के आंसुओं को साफ करके अपने चेहरे को सामान्य करने की कोशिश करती है। अनिका फिर से दरवाजा खटखटाती है। प्रीति दरवाजे की तरफ बढ़ती है और बड़ी ही हिम्मत करके उसे खोल देती है।
अनिका को देखकर वह 2 कदम पीछे हट जाती है। अनिका कमरे के अंदर आ जाती है। इस वक्त कमरे का दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं था। अनिका कमरे के बीचों बीच जाकर खड़ी हो जाती है। प्रीति एक पल वहीं रुककर अपने धीमे धीमे कदमों से अंदर आकर खड़ी हो जाती है। अनिका प्रीति का हाथ पकड़ती है और उसे बिस्तर के किनारे पर बैठाती है। प्रीति अपनी पलकें झुकाकर चुपचाप बैठी रहती है। कुछ पलों तक अनिका उसे यूं ही देखती रहती है। ना अनिका कुछ कहती, ना ही प्रीति कुछ कहती है। प्रीति द्वारा अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लेने के बाद भी प्रीति की रोई हुई आंखें अनिका को प्रीति का दिल का हाल बयां कर रही थीं। अनिका अच्छी तरह समझ पा रही थी कि इस वक्त प्रीति मेंटल ड्रामा से गुजर रही है। वह अच्छी तरह जानती थी कि प्रीति के लिए ओमकार क्या मायने रखता है। इसके बावजूद भरी महफिल में सगाई से इनकार करना प्रीति की कोई बड़ी मजबूरी ही रही होगी। अब अनिका आगे बढ़ती है और अपने दोनों हाथ आगे करके प्रीति के चेहरे को अपने सीने से लगा लेती है। अनिका का प्यार भरा स्पर्श मिलते ही प्रीति अपने दोनों हाथ ऊपर करके अनिका को कसकर पकड़ लेती है और एक बार फिर से रोना शुरू कर देती है। कुछ पलों तक अनिका प्यार से उसके सिर पर और कमर पर हाथ फेरती है। फिर कुछ पलों के बाद वह पीछे होकर प्रीति के चेहरे को ऊपर करते हुए अपने हाथों से साफ करती है। फिर मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। जो तुम नहीं चाहती वह तुम्हें कभी नहीं करना पड़ेगा। तुम रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अगर मेरे होते हुए भी तुम्हें रोना पड़े तो ये कितनी गलत बात है। चलो अब बिल्कुल शांत हो जाओ। तुम्हें सगाई नहीं करनी तो कोई बात नहीं, लेकिन हम मुक्ता का बर्थडे और उनकी सगाई तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। प्रीति किसी तरह से हल्की सी मुस्कान देती है और हाँ में अपनी गर्दन हिला देती है। जब अनिका देखती है कि प्रीति कुछ शांत हो गई है, तब वह उससे कहती है, अगर मैं तुमसे एक बात पूछूं तो क्या सच सच बताओगी। प्रीति अपनी भारी आवाज के साथ कहती है, हाँ दीदी पूछिए। अब अनिका कहती है, मैं यह जानती हूं कि तुम ओमकार से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हो। उसके अलावा तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं जिसके लिए तुम उसे अपनी जिंदगी से बाहर करो। यह बात मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बहन को अच्छी तरह जानती हूँ और मैं यह भी बखूबी जानती हूँ कि अपने प्यार को सैक्रिफाइस करने की तुम्हारे पास कोई ना कोई जायज वजह जरूर होगी। लेकिन मैं तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि वह वजह क्या है, वह मजबूरी क्या है जिसकी वजह से तुम्हें यह फैसला लेना पड़े। मैं एक बार फिर से तुम्हें कह देती हूँ कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें यह सगाई करने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए तुम बेफिक्र होकर मुझे सच बता सकती हो। प्रीति अपने उदास चेहरे से अनिका की तरफ देखती है और फिर कुछ पलों के बाद अपनी खामोशी खत्म करते हुए कहती हैं, दी ओमकार के माता पिता मुझे अपनी बहू के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वह ओमकार के लिए ऐसी लड़की चाहते हैं जो उनके स्टेटस की हो। अपने माँ बाप को खोने के बाद मेरे पास आपके और ओमकार के अलावा और कोई नहीं। मैंने सोचा था कि ओमकार से शादी होने के बाद मुझे माता पिता मिल जाएंगे, लेकिन मेरी वजह से ओमकार से उसके माता पिता दूर हो जाए। यह मैं कभी नहीं चाहूंगी। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि माता पिता के नहीं होने की तकलीफ क्या होती है। प्रीति की बात सुनकर अनिका को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आ रहा था कि जाकर वरुण और रोहिणी का मुंह तोड़ दें, लेकिन वह प्रीति के आगे किसी भी तरह के भाव अपने चेहरे पर नहीं आने देती। प्रीति अपनी बात कहकर चुप हो जाती है। अब अनिका कहती है, मैं तुम्हारा तथ्य और तकलीफ दोनों ही अच्छी तरह समझ सकती हूँ। तुम यहीं रुको, कुछ देर आराम कर लो। जब तुम्हारा मूड थोड़ा ठीक हो जाए तो नीचे आ जाना। घर में फंक्शन है और तुम यहाँ कमरे में बैठोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ऐसा कहकर वह प्रीति के सर पर हाथ फेरती है और वहां से बाहर चली जाती है। अनिका को बाहर आते हुए देखकर ओमकार पीछे की तरफ होकर एक साइड हो जाता है ताकि अनिका की निगाह ओमकार पर ना पड़े। इस वक्त जितना गुस्सा अनिका को वरुण और रोहिणी पर आ रहा था, उतना ही गुस्सा ओमकार को भी आ रहा था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि अनिका उन दोनों को अपने मुक्के से सबक सिखाना चाहती थी। वहीं ओमकार के माता पिता होने की वजह से उन दोनों पर हाथ उठाने का ख्याल उसके मन में नहीं आया था। वह उनकी पूरी दुनिया को तहस नहस कर देना चाहता था। वह मन ही मन खुद से कहता है, यह चुनिंदा माता पिता मेरे ही हिस्से में रह गए थे, जो ना खुद कभी मेरे सुख या खुशी का आधार बने, ना ही किसी और खुशी को मेरी जिंदगी में देख सकते हैं। मैं तो इनकी इन हरकतों का आदी हो चुका हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे प्यार का दिल दुखाया है। वह किसी भी तरह से माफ़ी के लायक नहीं।
दरअसल ओमकार यहाँ प्रीति से मिलने के लिए आया था, लेकिन तभी उसे अनिका के पैरों के आहट के एहसास होता है कि वह इसी ओर आ रही है। इसीलिए वह अंदर न जाकर एक ओर होकर छुप जाता है और अनिका और प्रीति की अंदर हो रही सभी बातों को बाहर खड़ा रहकर सुनता है। वह यहाँ प्रीति को मनाने के लिए आया था, लेकिन अब तक ओमकार को पूरी तरह से यह बात स्पष्ट हो चुकी थी कि प्रीति अपनी बात से हटने वाली नहीं है। यदि इस स्थिति में ओमकार उसके पास जाएगा तो वह और भी ज्यादा रोएगी, वह अपना मूड खराब करेगी। इसीलिए वह अपना गुस्सा निकालने के लिए वरुण और रोहिणी के पास जाने के लिए उनकी ओर बढ़ जाता है। सनी का कमरा मारवा हाउस। सनी कमरे में अंदर जाने के बाद अपने फोन को एक तरफ फेंक देता है और बिस्तर की दूसरी तरफ के किनारे पर जाकर बैठ जाता है, जिसकी वजह से इस वक्त उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वह काफी गुस्से में था। उसके दोनों हाथ बिस्तर के गद्दे को पकड़कर मुट्ठी भी हुए थे। गुस्से की वजह से सांसें काफी तेज चल रही थीं। कुछ ही देर बाद मुक्ता वहां पहुंच जाती है। इस वक्त सनी के कमरे का दरवाजा बंद नहीं था, लेकिन फिर भी मुक्ता अंदर जाने से पहले दरवाजा खटखटाती है और कहती है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? मुक्ता की आवाज सुनते ही सनी पलट कर देखता है और अपनी जगह से उठ खड़ा होता है। फिर हैरान होते हुए कहता है, तुम यहाँ? मुक्ता को देखते ही एक पल के लिए वह अपना सारा गुस्सा भूल जाता है और बड़े ही आदर के साथ कहता है, आओ मुक्ता, तुम्हें अंदर आने के लिए पूछने की जरूरत नहीं है। मुक्ता अंदर आते हुए दरवाजा बंद कर देती है और अपने चेहरे पर झूठी नाराजगी दिखाते हुए कहती है, अभी आप जो नीचे करके आए हैं उससे तो हमें ऐसा लगता है कि हमें मारवा हाउस ही नहीं आना चाहिए था। आप वहां सबके बीच हमें इतना पराया घोषित करके आ गए और यहाँ अकेले में इस तरह अपनापन जता रहे हैं। बताइए, हम किस पर विश्वास करें? अब सनी कहता है, नहीं मुक्ता, ऐसी कोई बात नहीं है। प्लीज तुम ऐसा मत कहो। मैं तो कब से तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा था और मैं बेहद खुश हूं कि तुम यहां हो। फिर एक पल चुप रहने के बाद सनी के चेहरे के भाव बदल जाते हैं और उस पर परेशानी दिखाई देने लगती है। मुक्ता बड़ी ही शांति से सनी के चेहरे को देख रही थी। वह उसके चेहरे के बदलते हुए भावों को बारीकी से नोट कर रही थी। अब सनी आगे कहता है, तुम नहीं समझोगी। ऐसा कहकर वह दोबारा से उसी जगह पर जाकर बैठ जाता है जहां पर पहले बैठा हुआ था। मुक्ता अपने धीमे धीमे कदमों से आगे बढ़ती है और सनी के पास जाकर बैठ जाती है। फिर सनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहती है, क्या हम सच में नहीं समझेंगे फिर से? सनी परेशान होकर, नहीं, ऐसी बात नहीं है। अब मुक्ता फिर से बड़े ही प्यार से कहना शुरू करती है, अगर हम समझेंगे तो फिर समझाइए, आखिर बात क्या है? आप परेशान क्यों हैं? आपकी मर्जी के खिलाफ हमारी सगाई नहीं होगी। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी जिंदगी में किसी को बिना मन के जबरदस्ती दाखिल होना पड़े। सनी ऐसे शब्द सुनकर मुक्ता के मुंह पर अपना हाथ रख देता है और कहता है, ऐसा मत कहो। तुम मेरी जिंदगी में किसी तरह की जबरदस्ती या मजबूरी नहीं हो। इनफैक्ट मैं खुद को लकी समझता हूं कि मेरी जिंदगी में मुक्ता जैसी लड़की है, और उससे भी ज्यादा मैं खुद को खुशकिस्मत समझता हूं। वह इसीलिए कि मैंने तुम्हें चाहा और तुम मुझे मिल गई। तुम एक इंडिपेंडेंस लड़की हो और मैं अभी स्ट्रगलिंग फेस में हूं। इसके बावजूद तुमने मेरी किसी कमी को नहीं देखा और मुझे मैं जैसा हूं उसी तरह एक्सेप्ट कर लिया। बड़ी ही आसानी से तुमने मेरे परिवार और मेरे दोस्तों को भी एक्सेप्ट कर लिया। सनी अपनी बात कहकर चुप हो जाता है। कुछ पलों के बाद मुक्ता फिर से कहती है, अगर सब कुछ ठीक है तो फिर आप जो नीचे करके आए हैं उसका क्या मतलब समझा जाए? अब सनी कहता है, मैं कैसे समझाऊं कि इस वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? मुक्ता और भी ज्यादा प्यार से कहती है, कोशिश तो कीजिए। हम आपकी बात जरूर समझेंगे और बाकी सभी को भी समझाएंगे। सनी मुक्ता की आंखों में आंखें डालकर देखता है और फिर से सामने की तरफ देखने लगता है। फिर अपनी गर्दन झुकाकर अपने चेहरे पर वही परेशानी के भाव लाकर कहता है, मैं चाहता था कि मेरी भी एक लव स्टोरी हो, उसकी मीठी मीठी यादें हों। जब कभी हमारा झगड़ा हो तो उन्हीं मीठी बातों को याद करके कभी मैं तुम्हें मना लूं, कभी तुम मुझे मना लो। शादी से पहले का वक्त जितना खूबसूरत होता है, शादी के बाद जिम्मेदारियों के चलते उसमें थोड़ा सा ज्यादा कमी जरूर आ जाती है। लेकिन मुझे देखो, मेरी लव स्टोरी शुरू होते ही खत्म। मैंने किसी को पसंद किया, वह मुझे मिल गई, और दी एंड तुम ही बताओ, जब मैं किसी को अपनी लव स्टोरी सुनाऊंगा तो उसमें सुनने लायक क्या होगा? सारा एफर्ट तुमने डाला और मैंने क्या किया? ये भी छोड़ो बात, ये भी नहीं है। मुक्ता खामोशी से सनी की तरफ देखती रहती है
और उसके आगे बोलने का इंतजार करती है। कुछ पल रुककर सनी फिर से बोलना शुरू करता है। एक दिन किसी पल अचानक मुझसे कहा गया कि आज मेरा उस लड़की के साथ रिश्ता पक्का हो रहा है जिसे मैं पसंद करता हूँ। मुझे उस लड़की को मनाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ा, यहाँ तक कि प्यार का इजहार भी नहीं हुआ। उसके 4-6 दिन बाद मुझसे कहा गया कि आज तुम्हारी उसके साथ सगाई है, और फिर 8-10 दिन के बाद मुझे मंडप में खड़ा करके कहेंगे कि फेरे ले लो, आज तुम्हारी शादी है। अब तुम ही बताओ, मेरी लव स्टोरी का क्या? फिर मुक्ता की तरफ घूमकर उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहता है, मुझे सगाई भी तुमसे ही करनी है और शादी भी तुमसे ही करनी है। लेकिन मैं कुछ वक्त चाहता हूँ। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ मीठी यादें इकट्ठा करना चाहता हूँ। छुप छुप कर मिलना, देर रात तक बातें करना, एक दूसरे की पसंद नापसंद को जानना और उसके हिसाब से काम करना, खुद को एक दूसरे के हिसाब से ढालना, कुछ आदतें अपने पार्टनर से सीख लेना और कुछ उसके लिए छोड़ देना। मैं इन सभी पलों को जीना चाहता हूँ। तुम ही बताओ, ये कैसी लव स्टोरी है जिसमें मिलना जुलना, रूठना, मनाना, पपियां छपियां कुछ नहीं हुआ?